हेलो दोस्तों, तो चलिए आ गए हैं आपके लिए आज का सेशन लेकर। क्लास 10 हिंदी गद्य चैप्टर 2 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कम से कम आप अपने 5 दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिले। बिना समय गंवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखने में अच्छा लगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए 20 के दांत कहानी है और ये लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा जी ने। किसने लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा जी ने। उसी कहानी के आधारित पर हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। वही शीर्षक जो है 20 के दांत, उन्हीं का सार्थक मतलब उसी का अर्थ बोल रहा है स्पष्ट करने के लिए। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया गया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया। कहता क्या है कि इस कहानी में गरीबों पर अमीरों के द्वारा अत्याचार, अपने शोषण अत्याचार, अपने ताकत का जो है इस्तेमाल करके गरीबों को दबाया गया है। 20 के दांत कहानी शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत जो कहानी का शीर्षक है, इस कहानी में महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ये कहानी, इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। इस कहानी में जो है, इस लड़ाई में महल का जीत होने पर भी उसका हार दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं, वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबी पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। जब मदन के साथ खोखा का लड़ाई हुआ था, खोखा का और दूसरा नाम क्या है? कासू बाबू। क्या नाम है? कासू बाबू। जब खोखा के 2 दांत मदन ने तोड़े थे, उसी समय अमीरों का जो प्रदर्शन प्रियता पर जो है गरीबों का अत्याचार का प्रतीक लग गया था कि ये गरीबों पर अत्याचार करते हैं अमीर लोग। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। क्या है? चेतावनी, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन के जिस उत्साह, ऊर्ज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब को 5 बेटी और 1 बेटा था और बेटी के लिए घर में जो है अलग रूल नियम थे और बेटा के लिए अलग। इसीलिए लेखक महोदय नलिन विलोचन शर्मा जी ने कहा कि ये अपने बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। वही जो है भेदभाव का वर्णन इस क्वेश्चन में करने को कह रहा है। तो सुनिए आंसर में क्या कहता है। कहा गया है सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। कितनी? 5 लड़की। आप कन्फर्म 100% वीवीआई क्वेश्चन। सेन साहब के परिवार में कितनी लड़की थी? आंसर 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था। सबसे छोटा लड़का कौन? खोखा। कौन था? खोखा। सबसे छोटा था खोखा। उसके बाद क्या कहता है, कासू बाबू प्यार से खोखा कहते थे। नाम है उसका कासू बाबू, लेकिन प्यार से उसको सब कोई खोखा बोलते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था
और उसका बहुत बाद में था, मतलब बहुत हार मान चुका था कि हमको लड़का नहीं होगा। उसके बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम कासू बाबू रखा, उसको प्यार से खोखा कहते थे। इसी कारण लड़के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। क्या था? बहुत ढीला था। यही जो है ना, यही भेदभाव जो है ना एकदम सेन साहब अपने बेटी और बेटा के साथ क्या करते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए उत्तर क्या कहता है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास भटकने नहीं देते। भटकने का साफ साफ अर्थ होता है सटने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर पर सहमत आ जाती थी। अगर कहीं गाड़ी में एक भी धब्बा दाग दिख जाता था तो सोफर, उसके ड्राइवर का नाम था सोफर और क्लीनर पर एकदम लगता था कि यमराज अब आ जाएंगे, इतना गुस्सा में सेन साहब आ जाते थे। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह है कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी। ये कहता है कि खोखा को ये सब इसलिए इतना दुलार प्यार देते हैं क्योंकि कोई उम्मीद नहीं था कि अब हमको लड़का होगा, तब जाके एक लड़का खोखा पैदा हुआ, इसीलिए उसको इतना लाड़ दुलार दिया करते हैं। खोखा जीवन के नियम का अपवाद जैसे था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। किनके लिए? खोखा के लिए सिद्धांत बदल जाते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। देखिए आंसर क्या कहता है। सेन दंपत्ति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उसका पिता इंजीनियर थे, वही जो अपने पिता की तरह संभावना पूरा दिखता था खोखा में कि ये भी इंजीनियर बने। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक क्या करें, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाएगी। देखिए वाकिफ का अर्थ होता है जान पहचान। वाकिफ का अर्थ क्या होता है? जान और पहचान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग रट लीजिएगा चाहे जैसे हो। देखिए क्या कहता है। देखिए क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन। स्वप्रसंग व्याख्या करने इसको बोलता है। व्याख्या मतलब क्या होता है? कम से कम आपको आधा से 1 पेज का लिखना है व्याख्या में। क्या कहता है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। जल्द से जल्द थोड़ा आप लोग भी कमेंट में आंसर मारिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या कहता है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखी 20 के दांत कहानी शीर्षक से ली गई है।
यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसे जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। किनसे जुड़ा हुआ है? लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई। सेन परिवार में लड़कियों की तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। इन्हें शरारत करने की छूट नहीं, वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहां खोखा सर्वत्र स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। किसका? समानता का विस्तार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसने? सेन साहब ने सिद्धांत को, खोखा के चलते अपने सिद्धांत को बदल लिया सेन साहब ने। बताइए अब कितना मानेगा खोखा को। कहता है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। किनसे? सेन साहब के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। परिवार यहाँ कृत्रिम का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चे के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। अपने बच्चे के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र, वह खुल के जीता है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उच्छृंखल था कि उसके द्वारा दिए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। कभी भी खोखा का तारीफ करते हुए नहीं थकता था। कौन? सेन साहब। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे लड़के ही आगे चलकर यहाँ अर्सु करोगे गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये कथन किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। सेन साहब ने क्या कहा था? सेन साहब कहा था, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के विषय के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। किनके साथ? मदन के साथ। मदन किनका बेटा था? गिरधारी का, यानी गिरधर का। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। गिरधर की पत्नी ने बेटा, यानी उनका बेटा कौन था? मदन। मदन को संभाल ली। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है,
मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधर लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहता है। और थोड़ा सा और देखिए, और कहता है इन पंक्ति में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उदंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की यह सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसमें जो हंस किनको कहा गया है? खोखा को, यानी कासू बाबू को, और कौवा मदन को। चलिए क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामक कहानी से ली गई है। कहां से ली गई है? विष के दांत कहानी से। उसके रचिता है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपत्ति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन आवारा गिर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई, यानी उसका भी जी ललच गया। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे। इन्हें कौवों से संबोधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि कौवों को जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जाए यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। एक दिन का वाक्य है कि एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे, यानी पत्रकार थे, और सेन के दूसरे रिश्तेदार भी थे, दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दिया और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रह गए। ऐड कर मतलब बहुत अजीब ढंग से जवाब देते थे सेन साहब की सबको, चाहे आदमी कोई भी रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है।
कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे चोट आ गया। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बता रहे हैं। कौन? कहानीकार गरीब की ओर बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, कासू और मदन के बीच किन चीजों के लिए झगड़ा हुआ था, तो देखते हैं आंसर में क्या कहा गया। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगने का झगड़ा था। मदन देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी एक घूसा जड़ देता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए, मतलब गलती कर देते हैं, मार देते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान है, मदन का गुस्सा एकदम तर ऊपर करने लगता है, गुस्सा बहुत उठ जाता है। दोनों की लड़ाई वृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा के मुंह की खानी पड़ती है। यह स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत होती है। किनकी? झोपड़ी वाले का जीत होता है, यानी मदन का जीत होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो ला रहे हैं। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, आप लोग भी हमारे पीछे मेहनत कीजिए, तभी कुछ होने जाने वाला है। अगर सिर्फ हम ही मेहनत करेंगे, आप लोग नहीं कीजिएगा, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है तब। इसीलिए बोलते हैं कि डेली वीडियो को एक बार निकाल के जरूर देखिए, चाहे सुबह शाम रात कभी भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगाता है? अरे यार बेटा क्यों न लगा। देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरौनी था और उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। उसी के कंपनी में काम करता था और उसी के घर में भी रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती है तब गिरधर मदन की पिटाई करता है। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास खुशी और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम उसका पिता नहीं कर पाया वह उसका बेटा कर दिखाया, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। क्यों? क्योंकि जो काम गिरधर नहीं कर पाया था वह उसका बेटा करके दिखाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, सेन साहब मदन और कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें, कौन कैसा है। चलिए बिना समय गंवाए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए सेन साहब कहानी में जो है सेन साहब प्रमुख पात्र है। इन्होंने नई गाड़ी खरीदी, उसके छाया से, गाड़ी के छाया से सभी को दूर रखता था, खास करके खोखा और उसके पोचो बहनों को। चलिए मदन देखिए, मदन क्या कहता है मदन के बारे में। मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उनके अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है, मदन गिरधर का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, यानी नहीं डरता है किसी से, नहीं बउआ। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है।
इसी कारण जब कासू से झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है, ले गुस्सा ले गुस्सा। अब कासू बाबू चैन साहब का एकमात्र सुपुत्र है, एकमात्र सुपुत्र, बहुत लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गया, शरारत करने पर माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। कहानी का नायक कौन है? कासू बाबू है। अब गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। कौन है? कर्मचारी। उन्हीं के हाथे में रहता है और गिरधर वह सीधा सरल कर्मचारी, यदा करा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है, गिरधर मदन का पिता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। चलिए फटाफट करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग का भी मन तो नहीं लगेगा, इसीलिए फटाफट करते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। चलिए हमारी दृष्टि में तो कहानी का नायक मदन होगा। क्यों? क्योंकि गरीब पर सभी आदमी शोषण और अत्याचार करते हैं, ठीक इसीलिए। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, सुसंस्कृत सुशिक्षित युवा ललित कला प्रेमी हो, परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें मान्य नहीं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। कौन है? मदन ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाणित उपस्थित करें। देखिए कहता है, पांचों लड़कियों तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख। चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही तक था। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ मस्त और मगन रहिए। चलिए जय हिंद जय भारत।